Hello, my amazing Gen Zs. Welcome to Science and Fun. Welcome to your English class. I am Deepika, your English educator, and I hope that you all are doing super duper well and are at peace. आज हम लोग क्या करने वाले हैं? Today we are going to do some questions. कौन से चैप्टर का? Snapshots जो आपकी supplementary read है उसका फर्स्ट चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, इसकी एक्सप्लेनेशन हम पहले ही कर चुके हैं. अगर नहीं देखी है वीडियो तो जाकर पहले वो वीडियो आप फटाफट से देख लो एंड देन कम अगेन एंड वी विल ट्राई टू आंसर सम क्वेश्चन. और किस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे पास, क्योंकि हमारी स्नैपशॉट्स में सिर्फ और सिर्फ प्रोज है, राइट, एंड अ प्ले. पोम्स की तो कोई जगह ही नहीं है स्नैपशॉट्स में, बिकॉज ऑलरेडी हमारी जो फर्स्ट प्राइमरी बुक है उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी पोम्स हमारे पास अवेलेबल हैं. तो यहाँ पर आप पोम्स से तो दूर रहने वाले हो स्नैपशॉट्स में. अब इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे ऐसा नहीं सोचना है कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड नहीं मिलेगा. हमारे पास यहाँ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, शॉर्ट आंसर टाइप भी आपको आ सकता है एंड एक लॉन्ग आंसर टाइप भी आपको मिल सकता है. तो हमें उसके लिए रेडी रहना है. और वो हम कैसे करेंगे? We will do all the varieties here in this video. सारी varieties करेंगे, स्ट्रैटेजी समझेंगे कि कैसे टैकल करना है उन क्वेश्चंस को. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट से. दिस इज एन एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएगा. जल्दी से लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है. अब ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपको किसी पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट में से आ जाएगा, हो सकता है वो भी, बट देन यू माइट गेट अ समरी ऑफ दैट चैप्टर एज वेल. ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि पूरे चैप्टर की एक शॉर्ट समरी आपको एक्सट्रैक्ट की फॉर्म में दे देते हैं और जनरल क्वेश्चंस आपको चैप्टर के पूछे जाते हैं. यूजुअली बच्चों को लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट होगा, बट देन नहीं, ये तो बहुत 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 ईजी पार्ट हो जाएगा, बिकॉज ये आपको ओवरऑल चैप्टर में से दिया हुआ एक शॉर्ट समरी की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट मिला है. बट आपको रेडी रहना है, रैंडम किसी भी पैराग्राफ को आपको क्वेश्चन में दे सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है. तो देखो ये पूरा एक समरी वर्जन दिया है एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इज अ स्टोरी ऑफ टू डैश बॉयज. अब ये आपको याद रखना है, हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो ये समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स है, ये स्टोरी जो है वो किन बॉयज की थी? असीरियन, आर्मेनियन, अरेबियन, अफ्रीकन. अभी तो आपने एक ही चैप्टर पढ़ा है अगर स्नैपशॉट्स का, या हार्डली 2 चैप्टर्स, तो बहुत इजी है ये क्वेश्चन को आंसर करना. बट देन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन जब आपके पास बहुत सारे चैप्टर्स हो जाते हैं, ये एक इजी क्वेश्चन भी डिफिकल्ट लगता है. तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अपनी मेमोरी पावर को अच्छा करना पड़ेगा. ठीक है, अच्छे से उसे याद रखना पड़ेगा. समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, इसमें जो बच्चों की कहानी है अरम एंड मुराद. ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग रिवाइज भी करते जाएंगे. अरम एंड मुराद की ये स्टोरी है, वो कहाँ से बिलोंग करते थे? वो आर्मेनिया से थे. तो दिस इज द स्टोरी ऑफ 2 आर्मेनियन बॉयज. असीरियन तो फार्मर था. कौन? जॉन बायरो वॉज असीरियन. ठीक है, ही वॉज एन असीरियन फार्मर. आर्मेनियन थे वो दोनों. और वो कौन से ट्राइब से बिलोंग करते थे? फटाफट से आप लोग कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता दो किस ट्राइब से वो बिलोंग करते थे, ये आपको लिखना है. ठीक है, फटाफट से कमेंट्स में बता दो कौन से ट्राइब से वो बिलोंग करते थे. स्पेलिंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर स्पेलिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो आप लोग अवॉइड करते हो, नेग्लेक्ट करते हो. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी. बहुत सिंपल क्वेश्चन, फिर भी एक डिफिकल्टी लेवल आप लोग लेकर ही आ जाते हो. क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी. ठीक है, इस स्टोरी का नरेटर कौन है? एंड फॉर वंस लेट अस रीड आउट द एक्सट्रैक्ट एज वेल. एक बार समरी हम फटाफट से पढ़ लेते हैं कि क्या है. द स्टोरी टेक्स प्लेस इन द सैन जुआका वैली, कैलिफोर्निया. One summer, Murad, an Armenian boy who belongs to the Yaroghlenian tribe, steals the white horse of a friend of the family, John Byro. ठीक है, एक समरी भी आपको मिल जाएगा और रिवाइज भी हो जाएगा. 2 बच्चों की कहानी है, मुराद और अरम. दोनों ही आर्मेनियन बॉयज हैं एंड उनकी जो फैमिली जिस ट्राइब से वो बिलोंग करते हैं वो जानी जाती है अपनी ऑनेस्टी के लिए. बट ये दोनों क्या करते हैं? ये एक हॉर्स को चुरा लेते हैं एंड
He and his cousin Aram have a wonderful time and take good care of the horse. बहुत अच्छा टाइम ये स्पेंड करते हैं, बहुत अच्छे से हॉर्स का ध्यान रखते हैं. मुराद is a confident youngster who has a way with the animals. मुराद जो एक बहुत ही कॉन्फिडेंट यंगस्टर है, a little bit pride, बहुत ज्यादा उसको, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े लेवल पर उसको घमंड भी है इस चीज का कि he has a way with the animals as well as human beings. A month after the horse is stolen, they meet John Byro, who thinks that the horse is a replica. रेप्लिका होता है कॉपी, फोटोकॉपी, बिल्कुल सेम टू सेम. एक महीने बाद जॉन बायरो जिसका हॉर्स उन्होंने स्टील किया था वो देख लेता है उनको, बट ही बिलीव्स कि भाई ये हॉर्स जो है ये ट्विन है, उसके स्टोलन हॉर्स का एक ट्विन है, राइट. वो यकीन ही नहीं कर पाता कि इस पर्टिकुलर ट्राइब से बिलोंग कोई भी पर्सन चोरी कर सकता है, राइट. बट सिंस ही बिलीव्स इन द इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी ऑफ द ट्राइब, सी आई टोल्ड यू, वो इस ट्राइब की इंटेग्रिटी पर इतना भरोसा करता था कि वो यकीन ही नहीं कर सकता कि इस ट्राइब के बच्चों ने कभी चोरी भी की होगी. दिस प्रॉम्प्ट्स द बॉयज टू रिटर्न द हॉर्स, और यही उनकी कॉन्शियंस को प्रिक करता है एंड उनको रियलाइज कराता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी है. There are some interesting characters in the story, like the eccentric Uncle Khosrow, who dismisses the most serious things by saying pay no attention to it. और कुछ funny elements भी हमारे पास हमें देखने मिले हैं अंकल खोसरोव की फॉर्म में, जो एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो बहुत ही अनयूजुअल है, स्ट्रेंज उनका बिहेवियर है, स्ट्रेंज कैरेक्टरिस्टिक है. तो कहीं ना कहीं अरम बोलता भी है चैप्टर में कि एक क्रेजी स्ट्रीक हमारी फैमिली में है, कि कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे, और वो हम हर किसी की फैमिली में होते हैं. आई एम श्योर आपकी फैमिली में भी कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट जरूर होगा जो टू एन एक्सटेंट फनी और ह्यूमरस एंड अनयूजुअल, जो आपकी फैमिली से शायद आपको लगता होगा कि रिजेंबल ही नहीं करता है, राइट. तो ऐसे ही थे अंकल खुसरो, और उनका ये एक ट्रेडमार्क था, एक टैगलाइन थी, पे नो अटेंशन टू इट, है ना. द स्टोरी इज रिटन इन अ कॉन्वर्सेशनल एंड लाइट हार्टेड स्टाइल. पता है बहुत ही कॉन्वर्सेशनल टोन में बातें कर रहे हैं सब एक दूसरे से, एंड आपको भी ऐसा लगेगा कि दैट द नरेटर इज टॉकिंग टू यू, इन्फॉर्मिंग यू समथिंग. एक कॉन्वर्सेशनल टोन है एंड लाइट हार्टेड स्टाइल, बहुत हैवी कुछ नहीं है, इट्स अ ह्यूमरस वन, राइट. ठीक है, तो ये हमारा एक शॉर्ट रिविजन भी हो गया, और इस तरह से आपको एक्सट्रैक्ट की फॉर्म में भी आ सकता है. अब क्वेश्चन है कि हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी. अब ये क्वेश्चन देखो कितना अलग, आप लोग इसके आंसर यूजुअली क्या लिखोगे. मेजॉरिटी स्टूडेंट इसमें कर देंगे विलियम सारोयान, बट विलियम सारोयान ने तो ये स्टोरी लिखी है, ही इज द ऑथर. ऑथर और नरेटर कैन बी सेम बट दे कैन बी डिफरेंट एज वेल, वो अलग भी हो सकते हैं. ऑथर वो होता है जो स्टोरी को लिखता है, नरेटर वो होता है जो स्टोरी को नरेट करता है, स्टोरी सुनाता है, राइट. हमारे इस चैप्टर में जो नरेटर है वो विलियम सारोयान नहीं है, वो है अरम. ठीक है, पूरी स्टोरी हमने अरम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी है, अरम ने हमें स्टोरी सुनाई है, तो ही इज द नरेटर एंड नॉट विलियम सारोयान. विलियम सारोयान तो ऑथर हो गए. ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑथर एंड नरेटर. आप लोग फटाफट से कमेंट्स में भी मुझे ये भी डिफरेंस बताओगे कि ऑथर और नरेटर में क्या डिफरेंस है. वन लाइन आंसर विल बी इनफ. ऑथर वर्सेस नरेटर कर दो, और दोनों के बीच में डिफरेंस फटाफट से कमेंट्स में मुझे लिखकर आप बता दो. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. अब देखो क्या है. अब ऐसा नहीं कि सिर्फ वन वर्ड टाइप आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, यू माइट गेट क्वेश्चंस लाइक दिस. अवे विद एनिमल्स, कहाँ पे पढ़ा हमने अवे विद एनिमल्स, ये रहा, है ना. अवे विद एनिमल्स, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब क्या है. अवे विद एनिमल्स किसका था, हु हैड अवे विद एनिमल्स, मुराद, राइट. बट व्हाट डज इट मीन, क्या था, हैड अवे विद एनिमल्स, व्हाट डज इट मीन. इट मीन्स दैट मुराद गिव्स वे टू अदर एनिमल्स. क्या इसका मतलब ये है कि मुराद एनिमल्स को रास्ता देता था. इट मीन्स दैट मुराद हैड अ वे एंड सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद एनिमल्स. या फिर इसका मतलब ये था कि मुराद एनिमल्स के साथ, मुराद और एनिमल्स के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, एक अच्छी बॉन्डिंग थी. इट मीन्स दैट मुराद न्यू हाउ टू फूल एनिमल्स. इसका मतलब ये है कि मुराद को पता था कि एनिमल्स को कैसे बुद्धू बनाना है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव, या सारे ही पॉइंट्स ठीक हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव. व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर. देखो क्या होगा. अवे विद एनिमल्स का यहाँ पर क्लियर मीनिंग है दैट मुराद हैड अ वे एंड सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद एनिमल्स. तो द सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर. आपने देखा अलग अलग क्रीचर्स यहाँ पर हमें प्रेजेंट किए गए थे चैप्टर में. हमने देखा था कि हाउ ही वॉज हैंडलिंग द हॉर्स.
ठीक है, कितना उसको वेल डिसिप्लिन। रिमेंबर जब जॉन बायरो ने एंड में कहा था कि नाउ आई फील दैट द हॉर्स हैज बेटर टेम्पर, ठीक है, हॉर्स का जो बिहेवियर है वो काफी बेटर हो चुका है, बहुत अच्छे से ट्रीट किया था। एंड ही नोज कि भाई एक अच्छी जगह पर उसको रखा भी था, सेफ प्लेस पर, जहाँ पर अबंडेंस में खाना था, एवरीथिंग वाज देयर, तो खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं थी हॉर्स को। प्लस जब अरम वेंट टू इन्फॉर्म मुराद दैट जॉन बायरो इज देयर इन द हाउस, उसका हॉर्स चोरी हुआ है, और ये इन्फॉर्म करने जब अरम जा रहा था, रिमेंबर द बॉय मुराद ही वाज टेकिंग केयर ऑफ अ बर्ड, ठीक है, एक बर्ड का वो ध्यान रख रहा था, दैट मीन्स कि ही हैज अ वे विद द एनिमल्स। एंड इन फैक्ट एक जगह मेंशन भी था ही हैज अ वे विद द फार्मर्स, दैट मीन्स दैट ही हैड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स थे, उसे पता था किस तरह से मैनेज करना है सब चीजों को, राइट। तो यहां से हम लोगों को समझ में आ गया अ वे विद एनिमल्स का मतलब होता है अ गुड अंडरस्टैंडिंग विद एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, why did the horse's owner refuse to believe that the boys had stolen his horse? अब यहाँ पे why did the horse's owner, कौन था हॉर्स का ओनर? जॉन बायरो। क्यों जॉन बायरो ने मना किया इस बात को बिलीव करने से, यकीन करने से कि बॉयज ने हॉर्स चोरी किया होगा, किया था, ठीक है। क्यों जॉन बायरो को लगा कि यार इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये बच्चे चोरी करेंगे। रिमेंबर जब वो पूरे तरह से अच्छे से चेक कर रहा था हॉर्स को, ही वाज लुकिंग एट हिम प्रॉपरली, बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर रहा था, एंड ही केम टू द कंक्लूजन कि भाई ये तो पक्का ट्विन है, ये मेरा हॉर्स नहीं हो सकता, बिकॉज आई नो कि गारोग्लेनियन ट्राइब के लोग तो इतने ऑनेस्ट हैं, दे कैन नेवर स्टील एनीथिंग, किसी को रॉब कर ही नहीं सकते हैं, है ना। यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस है, ये आपको यहाँ पर तो हमने एक्सट्रैक्ट बेस्ड एक एमसीक्यू फॉर्म में दिया है जस्ट फॉर 1 मार्क, बट यू कैन गेट योर क्वेश्चन, you can get this question for 2 marks as well, ठीक है, आपको 2 marks के लिए भी ये क्वेश्चन मिल सकता है। अब इसका आंसर क्या रहेगा? बिकॉज ही डिडंट एग्जामिन द हॉर्स केयरफुली, बिकॉज उसने हॉर्स को अच्छे से टेस्ट नहीं किया था, एग्जामिन नहीं किया था, बिकॉज देयर फैमिली वॉज नोन फॉर ऑनेस्टी, बिकॉज उनकी फैमिली ऑनेस्टी के लिए जानी जाती थी, बिकॉज ही हैड फाउंड हिज हॉर्स एल्सवेयर, बिकॉज उसे अपने हॉर्स कहीं और मिल गया था, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज हिज हॉर्स हैड अ ट्विन, उसका हॉर्स का कोई ट्विन था, इम्पॉसिबल है ना, ये तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी। देन इवन this one is not possible, so the correct answer will be B, right? C is not possible, D is not possible, even A is not possible, so the correct answer will be B, ठीक है, B is the correct answer, because their family was known for honesty, उनकी फैमिली जो थी वो ऑनेस्टी के लिए जानी जाती थी। Why did the boys return the white horse to its owner? बॉयज ने फाइनली उस व्हाइट हॉर्स को उसके ओनर के पास दे दिया। Why was so? ऐसा क्यों था, क्यों दिया, क्यों रिटर्न किया? Because they were conscience stricken, because they were afraid, because they found it difficult to hide the horse, because they were accused of theft. Now see, we have a variety of options here. क्या क्या ऑप्शंस हैं? कि पहला कि भाई उनको, उनकी अंतरात्मा जाग गई थी, उनकी कॉन्शियंस प्रिक हो गई थी, स्ट्रिकन हो गई थी कि भाई हमने क्या गलत काम कर दिया है। दूसरा ऑप्शन है वो डर गए थे, ऐसा तो खैर कुछ नहीं हुआ था, ठीक है, बिकॉज दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू हाइड द हॉर्स, नहीं, छुपाने की तो अच्छी खासी जगह थी उनके पास, बिकॉज दे वर अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, उन पर चोरी का इल्जाम लगा था, नो, ये तो नहीं हुआ था, तो द करेक्ट आंसर विल बी द फर्स्ट वन, बिकॉज दे वर कॉन्शियंस स्ट्रिकन। क्या मतलब है इसका? कि भाई उनको रियलाइज हो गया था अपनी मिस्टेक, अपना रॉन्ग डूइंग उनको रियलाइज हो गया। तो दीज वर आर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, इस फॉर्म में आपको क्वेश्चंस आएंगे, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, ओके। अच्छे से आपको चैप्टर को समझना है और वो आपको बहुत इजीली हेल्प करेगा क्वेश्चंस के आंसर करने में। ऑल्सो यहाँ पर मेरा सजेशन रहेगा कि आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करो। कई बार ऐसा होता है कि हमें ऑप्शंस बिल्कुल सेम लगते हैं, मैं बार बार अपने वीडियोज में बोलती हूँ, लेक्चर्स में बोलती हूँ, दैट यू कैन यूज एलिमिनेशन मेथड बट देन वाइजली, ना, जैसे केबीसी में करते हैं 50-50 वाला ऑप्शन, तो आप जैसे जैसे बिल्कुल जो बिल्कुल ऐसा एक ऑप्शन है जो अवॉइड हो सकता है, बिल्कुल भी रिलेटेबल नहीं है, आप उसे क्रॉस करके पहले ही हटा दोगे, आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस कम हो जाएंगे, कंफ्यूजन कम हो जाएगा, एंड यू विल रीच योर आंसर सुपर क्विक, ठीक है, पहले ही पहुंच जाओगे। नाउ वी हैव वन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, देखो क्या है,
हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब द गारोग्लिनियन फैमिली? नरेटर ने गारोग्लिनियन फैमिली को कैसे डिस्क्राइब किया है? अब आप लोग क्या करते हो, देखो एफर्ट्स क्या करना है, मेन काम क्या है हमारा, इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले अपने कीवर्ड्स लिखने हैं। कीवर्ड्स मतलब क्या होता है कि आपको जिन वर्ड्स से आपका वो आंसर एक्चुअली में स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि नरेटर ने गारोग्लिनियन फैमिली को कैसे डिस्क्राइब किया। वी नो दैट गारोग्लिनियन फैमिली इज नोन फॉर इट्स ऑनेस्टी। आप चाहो तो आप पूरा लिखो, नोन फॉर इट्स ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी आप लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से यू हैव टू मेक सर्टन फ्रेजेस, यू हैव टू लुक आउट फॉर फ्रेजेस एंड वर्ड्स जो आपका आंसर को एक स्ट्रक्चर देगा, तभी तो आप आंसर बना पाओगे। फिर तो आपके पास ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग वाली बात है और आपका आंसर फ्रेम हो जाएगा। अब हमें पता है कि नोन फॉर इट्स ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, है ना, फॉर इंटीग्रिटी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत सालों से वो है ना ये चीज के लिए जाने जाते थे। ऑल्दो वो पुअर थे, although they were poor, I don't know why is it, although they were poor की जगह आप लिख सकते हो impoverished, ओके, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप पुअर लिख लो चाहे impoverished लिख दो, भले ही वो पुअर थे, गरीब थे, दे नेवर स्टील, कभी चोरी नहीं करते थे, राइट। भले ही पुअर थे, ऐसा नहीं था कि बहुत ही वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे। नाउ दीज आर द कीवर्ड्स एंड नाउ यू हैव टू स्ट्रक्चर योर आंसर। अब अपने आंसर को स्ट्रक्चर करना है। अगर बहुत बेसिक लेवल पे आप लिखना चाहते हो तो आप तो ऐसे भी लिख सकते हो, द नरेटर डिस्क्राइब्स। अब देखो प्रेजेंट टेंस है तो आपको थोड़ा सा सेंटेंस को प्रेजेंट में ही रखना होगा। द नरेटर डिस्क्राइब्स द गारोग्लिनियन फैमिली एज ऑनेस्ट एंड फुल ऑफ इंटीग्रिटी। तो वी विल ट्राई टू आंसर इट इन प्रेजेंट टेंस। कैसे? द नरेटर डिस्क्राइब्स द गारोग्लिनियन फैमिली एज ऑनेस्ट, filled with integrity, although they were impoverished, या फिर आप लिखो although they were poor, they never thought of stealing। आप अपनी मर्जी से अपने फ्रेजेस डाल सकते, ठीक है, ओके, राइट। अब इसको हम स्ट्रक्चर करेंगे फटाफट से। The Garoglanian family had the reputation for honesty। अब ऑब्वियस है कि थोड़ा सा मैंने उसको वर्जन अच्छा रखा है ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके वोकैबुलरी की फॉर्म में। आप इसको बिल्कुल बेसिक भी रख सकते हो, राइट। बस ये कीवर्ड्स आपके होने चाहिए आंसर में। द गारोग्लेनियन फैमिली हैड द रेपुटेशन। गारोग्लेनियन फैमिली की जो रेपुटेशन थी वो किसके लिए थी? फॉर ऑनेस्टी, ठीक है, ऑनेस्टी के लिए थी। स्पैनिंग का मतलब होता है फैला हुआ, कि भाई बहुत लंबे टाइम से, स्पैनिंग सेवरल सेंचुरीज। ऐसा नहीं था कि सिर्फ दादाजी ही उनके सच बोलते थे और उसके बाद अरम के फादर एंड देन अरम, ऐसा नहीं था। बहुत पहले से, सेंचुरीज से ऐसा होता आ रहा था। अर्निंग द ट्रस्ट ऑफ ऑल हु एनकाउंटर्ड देम, मतलब जितने भी लोग थे, जितनों से वो मिलते थे, एनकाउंटर मतलब होता है मिलना, जितनों से भी मिलते थे उन सबका उन्होंने ट्रस्ट जीता था। यू कैन वेरी वेल सी थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ जॉन बायरो, है ना। जॉन बायरो उन्हीं का एक्वेंटेंस था, साथी था, साथ में ही वो रहते थे एक जगह पर ही आसपास ही, और वो भी उनके इंटेग्रिटी पे डाउट नहीं कर रहा था डिस्पाइट देयर इम्पावरिश्ड सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है सिचुएशन। उनकी इतनी बुरी सिचुएशन थी, दे वर सो पुअर, still they took great pride in their unwavering commitment to honesty। आप ये लिख सकते हो, इतने गरीब थे फिर भी उनको प्राउड फील होता था अपनी अनवेवरिंग कमिटमेंट टू ऑनेस्टी। अनवेवरिंग होता है कि जो आप एक टस से मस नहीं कर सकते, इट इज स्टिल फिक्स। उनकी जो एक फेथ था, कमिटमेंट था ऑनेस्टी की तरफ, वो उसमें उनको प्राइड फील होता था, राइट। भले ही वो कितने पुअर थे। यूजुअली क्या होता है, इतना गरीब लोग वो अक्सर कुछ सोशल इवल्स की तरफ बढ़ जाते हैं, थेफ्ट, मर्डर एंड ऑल ऑफ दैट। बट गारोग्लेनियन ट्राइब के जो लोग थे, बीइंग सो पुअर, बिलोंगिंग टू सच एन इम्पावरिश्ड फैमिली, दे नेवर थॉट ऑफ स्टीलिंग। वो कभी चोरी का उन्होंने सोचा ही नहीं। तो आप इस तरह से अपने आंसर को फ्रेम करो, राइट, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was Uncle Khosrow and what were some of the notable traits of his character? Uncle Khosrow कौन थे?
सबसे पहले देखो दो पार्ट्स में हमारा क्वेश्चन डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, हु वॉज अंकल खुसरो। यू रिमेंबर, उनके ट्रेड्स याद करो। सबसे पहला जो अब अंकल खुसरो से रिलेटेड आप क्या टर्म लिख सकते हो, ही वॉज एन इसेंट्रिक कैरेक्टर। इसेंट्रिक वर्ड याद नहीं होता है, आप लिख सकते हो अनयूजुअल और स्ट्रेंज। इसेंट्रिक की जगह यू कैन राइट अनयूजुअल और स्ट्रेंज। ठीक है, ओके, बहुत ही इसेंट्रिक कैरेक्टर था। उनको उनका एक रिमेंबर ट्रेडमार्क था क्या, पे नो अटेंशन टू इट, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। उनका ट्रेडमार्क था, वो यही बोलते थे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। ही यूज्ड टू रिपीट दिस लाइन, ये उनका ट्रेडमार्क था। एंड इनफैक्ट अरम ने उनको डिफाइन भी किया था कि क्रेजी स्ट्रीक, है ना, कि उनकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा तो जरूर था, और उसने ही इंट्रोड्यूस किया बाद में अंकल खुसरो के बारे में मुराद को लेकर, कि कुछ ना कुछ वो रिजेंबल कर रहे थे। व्हाट वर सम ऑफ द नोटेबल ट्रेट्स ऑफ हिज कैरेक्टर, नाउ इसी में आप ऐड ऑन कर दोगे, ठीक है, कि क्या क्या उनके कैरेक्टर की नोटेबल ट्रेट्स थी। इवन यू कैन ऐड दैट पोर्शन एज वेल, जब ही वॉज देयर इन द बार्बर शॉप एंड हिज हाउस वॉज ऑन फायर, तो किस तरह से उन्होंने बिल्कुल नेग्लेक्टिंग वे में बोल देता। हाउएवर आपको ये वाला पॉइंट नहीं भूलना चाहिए, ही मिस्ड हिज होमलैंड, है ना, वो अपना घर याद करते थे, अपना होमलैंड, अपनी नेटिव प्लेस याद करते थे। ये हमें कैसे पता चला, बिकॉज जब जॉन बायरो उनके पास आया था, उन्होंने बोला भी था कि आपका हॉर्स ही तो चोरी हुआ है, इट्स नो बिग डील, पे नो अटेंशन टू इट, कोई आपका होमलैंड थोड़ी आपसे छिन गया है। तो इट मीन्स उनके लिए होमलैंड छिनना वॉज अ बिग डील इन कंपैरिजन टू ऑल दीज पेटी इशूज। पेटी इशूज इज मामूली, ये जो मामूली इशूज थे उनके लिए कुछ मैटर नहीं करते थे, राइट। सो वी विल नाउ फ्रेम आवर आंसर। Uncle Khosrow had gained a well-known reputation for his eccentric behavior. See, behavior की स्पेलिंग में you can add u, ये यहाँ पर टाइप्ड है तो थोड़ा सा ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश का डिफरेंस आ जाता है। बोथ द स्पेलिंग्स आर करेक्ट, और आप क्योंकि आप लोग तो एग्जाम में लिखोगे तो u आप ऐड कर देना, OUR, राइट। ठीक है, तो अंकल खोसरोव जो थे उन्होंने किस चीज में रेपुटेशन गेन की थी, कमाई थी। गेन का मतलब होता है कमाना, है ना। फॉर हिज इसेंट्रिक बिहेवियर, उनको लोग क्यों जानते थे, उनके अजीब अनयूजुअल बिहेवियर के लिए जानते थे। आप इसको सिंपली भी लिख सकते हो, अंकल खुसरो वॉज वेल नोन फॉर हिज इसेंट्रिक बिहेवियर। वेरी सिंपल एंड बेसिक आंसर, ठीक है। अब ही वॉज नोटोरियस फॉर हिज शॉर्ट टेम्पर। येस ऑफ कोर्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड थे, उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, ऑब्वियसली तो हमें लिखना है। नोन फॉर हिज शॉर्ट टेम्पर एंड इम्पेशेंट बिहेवियर, बहुत ही इम्पेशेंट थे ना, उनको बिल्कुल वेट नहीं होता था, वो जल्दी जल्दी हर चीज चाहते थे कि हो जाए। ऑफन रिजॉर्टिंग टू शाउटिंग टू साइलेंस अदर्स, एंड ही यूज्ड टू शाउट ऑन एवरीवन, हर किसी पर बस चिल्लाते थे और उन्हें चुप कराते थे, राइट। ये आप ऐड कर सकते हो। इस फ्रीक्वेंट फ्रेज, उनका जो ये फ्रीक्वेंट फ्रेज था, बार बार वो एक लाइन बोलते थे, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, ये उनका एक ट्रेडमार्क हो गया था, बिकेम हिज ट्रेडमार्क। मुराद हैड इनहेरिटेड सम ऑफ अंकल खोसरोव्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मुराद में भी कुछ अंकल खोसरोव जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इंक्लूडिंग हिज टेंडेंसी टुवर्ड्स इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं एक्चुअली में, कि मुराद में भी अंकल खुसरोव जैसे ट्रेड्स थे। वाई द ऑथर इज सेइंग सो, वाई द नरेटर इज सेइंग सो, बिकॉज मुराद जो था वो भी ऐसा ही अनयूजुअल था, वो कुछ भी करता था, उसका ड्रीम था हॉर्स राइडिंग, एंड उसके लिए उसने क्या किया, ही स्टोल अ वाइट हॉर्स, राइट। और इतना अनयूजुअल उसका बिहेवियर था, सडन वो आरम को बोलता था कि तुम्हारे बस का नहीं, एंड देन उसी के बाद इंस्टेंटली वो उसको हॉर्स राइडिंग को दे देता था, राइट। अनप्रेडिक्टेबल था। तो अंकल खुसरो और मुराद के कैरेक्टरिस्टिक्स को हो सकता है आपको लिखने आ जाए कि व्हाट वर द सिमिलैरिटीज बिटवीन मुराद एंड अंकल खुसरो। तो आप ये अनयूजुअल बिहेवियर पे थोड़ा सा लिख सकते हो कि दोनों का ही अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर था, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द टू बॉयज यूज द स्टोलन हॉर्स
and what made them return the horse to its owner? It's a long answer type question. ठीक है, ये आपका एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनेगा. अब इसके लिए आपको क्या करना है, यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप में समरी डाल देते हैं चैप्टर की. तो ऐसा नहीं है कि हमें समरी डालकर फुल मार्क्स मिल जाएंगे आपको. देखो ऐसा नहीं है कि समरी लिख दोगे तो 0 मिलेगा. नो, इट्स नॉट द केस. इट्स अ लैंग्वेज सब्जेक्ट. आप जो भी लिखोगे उसमें एक आध नंबर मिलेगा ही. बट क्या हमको 1 नंबर के लिए एग्जाम में बैठना है? अगर हम सोच ही 1 मार्क के ले रहे हैं तो भैया फिर तो 1 मार्क में ही आपको खुश रहना, फिर तो इतना पढ़ने की भी कोई नीड नहीं है. हम लोगों को ट्राई करना है कि जितना भी क्वेश्चन का मार्क्स है वो एटलीस्ट उतना हम अचीव कर लें. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि भाई जो दोनों बॉयज थे उन्होंने स्टोलन हॉर्स का क्या किया, कैसे यूज किया उसे, एंड व्हाट मेड देम रिटर्न द हॉर्स टू इट्स ओनर. और फिर क्या हुआ ऐसा कि उन्हें हॉर्स को रिटर्न करना पड़ा. तो सबसे पहले तो उन्होंने स्टोलन हॉर्स कैसे यूज किया. अब स्टोलन हॉर्स को उन्होंने कोई ऐसा तो है नहीं कि सेल कर दिया जाके. ठीक है, अब आप इंट्रोडक्शन में अपना 2 लाइन में आप हल्का सा उन 2 लाइन्स में आप चैप्टर को समराइज कर सकते हो. फर्स्ट 2 लाइन्स में, पूरा आंसर में समरी नहीं लिखना है. फर्स्ट 2 लाइन्स में यू हैव टू समराइज द चैप्टर. आप लिख सकते हो कि द 2 आर्मेनियन बॉयज अरम एंड मुराद always wanted to ride their horse and this resulted into their stealing. इसकी वजह से उन्होंने चोरी कर ली, राइट. एंड उसके बाद उन्होंने उस स्टोलन हॉर्स को यूज कैसे किया. दे यूज द हॉर्स फॉर राइडिंग. ठीक है, उन्होंने हॉर्स राइडिंग की, राइट. ठीक है, ओके. ये उनका चाइल्डहुड ड्रीम था, बचपन से वो ये जो करना चाहते थे. और वैसे तो खैर अभी छोटे ही थे, बट स्टिल वी कैन राइट देयर चाइल्डहुड ड्रीम टू राइड अ हॉर्स. अब क्योंकि पुअर फैमिली से थे तो दे कैन नॉट अफोर्ड इट, इसीलिए उन्होंने चोरी की थी. तो उनका आप रीजन यहाँ पे लिखोगे, सिंस दे couldn't afford it, right. We can simply write they couldn't afford it. ओके, क्लियर. ये हम लिख देंगे. एंड उसके बाद आप बाकी चीजें लिख सकते हो कि जॉन बायरो जब उनके घर पर पहुंचा एंड दे यू नो गॉट टू नो कि भाई जॉन बायरो इतना उन पे ट्रस्ट करता था कि ही बिलीव्ड कि दे कैन नेवर स्टील अ हॉर्स. उसका हॉर्स कभी चोरी कर ही नहीं सकते. व्हाई? बिकॉज दे बिलोंग्ड टू गारोग्लेनियन ट्राइब. इट प्रिक्ड देयर कॉन्शियंस. इससे उनकी आत्मा बिल्कुल हिल गई कि यार ये क्या हो गया, हमने इतना बुरा काम कर दिया. एंड दे रियलाइज देयर मिस्टेक एंड दे रिटर्न्ड द हॉर्स. क्लियर. इस तरह से यू विल फ्रेम योर आंसर. तो देखो करेक्ट आंसर कैसे हो जाएगा. The Summer of the Beautiful White Horse is a captivating and straightforward tale depicting the misadventure of 2 Armenian boys, Murad and Aram, who found themselves entangled in the act of horse theft. आप लोग ना अपने हर लॉन्ग आंसर टाइप में ट्राई करो कि कुछ एक आध एडजेक्टिव्स याद कर लो उस चैप्टर से रिलेटेड और वही आप इंट्रोडक्शन में लिखो. आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए. तो द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इज अ कैप्टिवेटिंग. इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए आप लिख सकते हो इट्स अ कैप्टिवेटिंग. कैप्टिवेटिंग जो रीडर्स का ध्यान कैप्चर कर ले, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले. तो ये वर्ड याद कर लो आप, कैप्टिवेटिंग. ठीक है, इट इज अ कैप्टिवेटिंग एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड टेल. टेल होता है स्टोरी. डिपिक्टिंग द मिस एडवेंचर ऑफ 2 आर्मेनियन बॉयज. जो किसके बारे में बताता है, 2 आर्मेनियन बॉयज के मिस एडवेंचर के बारे में. मिस एडवेंचर क्यों लिखा है? बिकॉज उनके लिए ये प्रॉब्लमैटिक हो गया था. ठीक है, ये चोरी जैसा कुछ इंसिडेंट इसमें जुड़ गया था. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ मिस एडवेंचर. मुराद एंड अरम जो खुद को जो किसमें फंस गए थे, इंटैंगल्ड होता है फंस जाना, किसमें फंस गए थे, इन द एक्ट ऑफ हॉर्स थेफ्ट. हॉर्स की चोरी के चक्कर में वो फंस गए थे. हो गया समराइज फटाफट से. अब उन्होंने कैसे यूज किया उस स्टोलन हॉर्स को वो हम यहां से लिख रहे हैं. देखो फर्स्ट 3 लाइंस में 2.5 लाइंस में हमने चैप्टर की समरी दे दी. ओके, ये हमने लॉन्ग आंसर टाइप में किया है. शॉर्ट आंसर टाइप में हम ये अवॉइड करेंगे. Murad's deep passion for horse riding led him to make the impulsive decision of stealing. ये तो उनका impulsive decision था ना, सडनली उनका बहुत टाइम से मन था हॉर्स राइडिंग का. तो जैसे उन्होंने देखा एक हॉर्स मिला है उन्होंने उसको चुरा लिया. इम्पल्सिव था, कुछ प्लान्ड नहीं, एकदम इम्पल्सिव. गुस्से में उन्होंने ये डिसीजन ले लिया, जल्दबाजी में डिसाइड कर लिया. स्टीलिंग अ मैग्निफिसेंट मतलब बहुत ही अमेजिंग ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स उन्होंने चुरा लिया. एंड द बॉयज ट्राइब्स पॉवर्टी प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल. मैंने अभी डिस्कस किया था पीछे कीवर्ड्स में कि वो क्योंकि एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था.
जिसकी वजह से वो कंपेल हुए, मजबूर हुए कि भाई वो चोरी कर ले इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर लॉन्गिंग। लॉन्गिंग का मतलब होता है देयर विश, देयर डिजायर, ठीक है। उनकी जो इच्छा थी चोरी करने की, सॉरी राइड करने की, वो मजबूर हो गए इस चीज से। और however the boys argued that their intentions differed from those who stole horses for monetary gain as their sole motive was the joy of riding। तो ये उनका रीजन था। बॉयज ने क्लियरली मेंशन भी किया था कि ये कोई चोरी थोड़ी है, हम लोग कोई सेल थोड़ी कर रहे हैं। उनके हिसाब से स्टीलिंग तब होती है जब उन्होंने वो आइटम या कोई भी चीज जो चोरी की है वो सेल कर दिया हो, बट ऐसा तो उन्होंने नहीं किया था। तो अकॉर्डिंग टू बोथ द बॉयज इट वॉज नॉट स्टीलिंग, ये चोरी नहीं थी, इट वॉज जस्ट कि उन्होंने उस हॉर्स को चोरी किया था टू फुलफिल देयर विश, अपनी विश पूरी करने के लिए, अपना हैप्पीनेस था राइडिंग को लेकर वो फुलफिल करने के लिए, नॉट फॉर एनी मॉनिटरी गेन, पैसे के लालच में नहीं किया था। कमिंग फ्रॉम द रिनाउंड, अब देखो अब हमें रीजन लिखना है कि भाई उन्होंने हॉर्स को रिटर्न क्यों किया। तो यहाँ पर गारोग्लेनियन ट्राइब के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा। कमिंग फ्रॉम द रिनाउंड गारोग्लेनियन फैमिली नोन फॉर इट्स अनवेवरिंग, बार बार ये फ्रेज आ रहा है, आप याद कर लो, अनवेवरिंग इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। देयर एक्शंस वर इन डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन टू देयर फैमिलीज ऑनरेबल लेगेसी। जो उन्होंने काम किया था वो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी था, बिल्कुल ऑपोजिट था उनकी फैमिली के इस कंटिन्यूअस लेगेसी की जगह, ठीक है। कंटिन्यूटी थी उनकी फैमिली को किस चीज़ को लेकर कि वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट थे, कभी चोरी नहीं करते थे, बट देन उन्होंने जो एक्शन लिया वो बिल्कुल ऑपोजिट कर लिया। Their encounter with John Byro, the true owner of the horse, and his unwavering trust in the honesty of the family stirred a profound sense. Profound का मतलब क्या होता है? Profound का मतलब होता है deep, ठीक है। जैसे ही उनको पता चला कि यार जॉन बायरो तो हम पर बहुत ट्रस्ट करता है, हमारी फैमिली पर, तो सडनली उनको एक डीप इम्पैक्ट हुआ कि यार हमने गलत कर दिया, एंड उनको गिल्टी फील हुआ, एंड दे रियलाइज्ड कि उनका जो ये थॉटलेस प्रैंक है ना, ये उनकी फैमिली की रेपुटेशन को टार्निश कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। टार्निश मतलब डिस्ट्रॉय। एंड फाइनली जब उनको रियलाइज हो गया उनके रॉन्ग डूइंग, अपनी गलती उन्हें रियलाइज हो गई, तो आप रॉन्ग डूइंग की जगह मिस्टेक लिख सकते हो। They made the difficult choice and they finally decided to return the horse to its rightful owner. जो उनका सही हकदार था उसे रिटर्न करने का उन्होंने सोचा। They embraced the values of integrity and responsibility, setting aside their impulsive desires. उन्होंने अपने desires को साइड कर दिया और अपनी integrity को फॉलो किया and returned the horse to its rightful owner. ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं एग्जाम में, एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट इट। यू नीड टू नो द कीवर्ड्स, आपको कीवर्ड्स पता होने चाहिए चैप्टर्स क्वेश्चंस के। क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा क्या है, हर क्वेश्चन में आपको समरी लिखने की जरूरत नहीं है, इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। आपको टाइम भी बचाना है अपना, और कीवर्ड्स बहुत ज़रूरी है। आप हर क्वेश्चन के लिए अभी भी ट्राई करो कि साइड में कीवर्ड्स लिखा करो एंड देन फ्रेम योर आंसर। तो जब आपके दिमाग में वो वर्ड्स रहेंगे इट विल बी ईजी फॉर यू टू फ्रेम इट, एंड आई विल ब्रिंग मोर सच वीडियोज जहाँ पर हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना ज़रूर सीखेंगे, राइट। एंड ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो दैट इज इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद न्यू चैप्टर and probably it's line by line explanation with important questions as well. Bye bye.